हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया था। इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ और इसके एप्लीकेशंस। तो बच्चों, सबसे पहले रिफ्रैक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इट इज़ बेसिकली फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ व्हेन, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को आगे ट्रांसमिट होगा तो इस मामले में इसका पाथ चेंज होता है। तो चलिए देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, पढ़िए। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ एट द मीडियम ऑफ सेपरेशन एज इट ग्रोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इस फिनोमेना को हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। सपोज करो कोई एक रे जो कि हमने इस डायरेक्शन में इंसिडेंट किया है, ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस डायरेक्शन में हमने रे को इंसिडेंट किया है। ऑलराइट, अब एक मीडियम मतलब एक सेपरेशन है, एक इंटरफेस है, मान के चलो ये, जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लीजिए ये मीडियम ऑफ इंसिडेंस यानी मीडियम, इसको मैं कहता हूँ कि मीडियम नंबर 1, इसको मैं कहता हूँ मीडियम नंबर 2। ओके, तो दोनों मीडियम को अलग कौन कर रहा है? एक इंटरफेस, या कह सकते हो कि एक सरफेस। तो येलो इंक से जो मैंने शो किया, किसी रे को हमने इस डायरेक्शन में भेजा था यानी इंसिडेंट किया था। तो बच्चों देखो, बिना इस इंटरफेस के इस रे को इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए था, लेकिन जैसे इंटरफेस को ये क्रॉस करेगा इसके बाद इसका डायरेक्शन में चेंज होगा, यानी ये किसी थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी सरफेस से दूर, या तो सरफेस की ओर। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन इस तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर देखो इंसिडेंट रे अगर एब्सोल्युटली नॉर्मल है, यानी इन केस ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री अगर आप लेंगे, तो इन दैट केस आपको डिफरेंट पाथ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं एक रेड इंक से शो करना चाहता हूँ बच्चों कि इसी में अगर मैंने मान के चलो कि इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस एक रे को भेजा है, सो इस रे का आगे जो ट्रांसमिटेड रे रहेगा वो इसी दिशा में यानी इसी डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। इसका कोई बेंडिंग हम मार्क नहीं कर पाएंगे। सो टू से हम कह सकते हैं कि इंटरफेस से हम जो इंसिडेंट रे कंसिडर करेंगे वो कुछ ऑब्लिक मैनर में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अलोंग द नॉर्मल टू द इंटरफेस। ठीक है बच्चों, तो यह है रिफ्रैक्शन। फिर हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ स्नेल्स लॉ क्या है। मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे स्नेल्स लॉ क्या है। रिफ्रैक्शन में हमें शो करना पड़ता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो भी इंटरफेस होगा जहाँ पे जो रे इंसिडेंट रहेगा बच्चों, वहाँ पे नॉर्मल, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में भी दिखाया था, और एक होता है रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो इसको अगर मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से कर सकता हूँ बच्चों। देखो, ये मान के चलो ये एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे मान के चले ये है, और जहाँ पर ये जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट है उस पॉइंट को भी मैं मार्क कर रहा हूँ। देखिए, एक रेड डॉट से इस पॉइंट को भी मैंने मार्क कर लिया किस पॉइंट पर ये रे इंसिडेंट है। अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द इंटरफेस, उसको मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं बताइए ना। आगे के मीडियम में जो ट्रांसमिटेड रे रहेगा वो इस तरीके से कुछ बेंड होगा, मतलब ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करेगा। तो इस मामले में इन तीनों को हम क्या क्या कहते हैं बताइए। फर्स्ट वन जो है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इन शॉर्ट में IR लिख रहा हूं। ये जो रेड इंक से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द इंटरफेस, इसको मैं लिख रहा हूं N। और जो आगे रे ट्रांसमिटेड है उसको मैं कहता हूं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों ही दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या समझे, ये तीनों एक ही प्लेन में जरूर 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 होंगे। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट स्नेल्स लॉ का। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का रिलेशन बताया जाता है। स्टेटमेंट ये है कि रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन टू दैट ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा बच्चों। देखो,
मान के चलो कि ये एक इंटरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सपोज कीजिए दूसरा मीडियम ये थोड़ा सा डेंसर मीडियम है, जैसे हम लेते हैं कि एयर और ग्लास का इंटरफेस, ये दूसरा मीडियम जो डेंसर है। ये है मीडियम ऑफ इंसिडेंस जिसको मैं लिखता हूँ मीडियम नंबर, ये मान के चलिए बच्चों मीडियम नंबर 1 है ये, ओके। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कीजिए n1 है, ऑलराइट। इंटरफेस के बाद का जो मीडियम है इसको हम कहेंगे मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। इस मीडियम को मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, मीडियम नंबर 2, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलो n2 है, ऑलराइट। अब मैं एक रे को इंसिडेंट कर रहा हूँ, एक रे को मैं इस तरीके से सेंड किया। देखो मीडियम ऑफ इंसिडेंस कौन है बताओ, जहाँ पे इंसिडेंट रे है वो मीडियम है मीडियम नंबर 1। तो अब इस रे का नाम क्या होगा, इस रे का नाम हो जाएगा इंसिडेंट रे, सही है कि नहीं बताइए। तो बच्चों इस जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है उस पॉइंट को मैं रेड इंक से मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस एक नॉर्मल मुझे इस तरीके से शो करना पड़ेगा, ये देखिए। दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द इंटरफेस, ठीक है। अब आगे का जो ट्रांसमिशन है, देखो यहाँ पर इस तरीके से रे मान के चलो ऐसे बेंड हो चुका है, ऑलराइट। सो इस रे का नाम क्या होगा आप जानते हो, इस रे को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ऑलराइट। और ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द इंटरफेस। अब मीडियम ऑफ इंसिडेंस में जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा उस एंगल को हम कहेंगे, देखो इस एंगल को बच्चों हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन में भी हमने यही पढ़ा था। लेकिन दूसरे मीडियम में यानी मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन में जो रे रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग दिस एंगल, इसको हम लिखते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स गौर कीजिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दूसरा मीडियम यानी मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला मीडियम, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली रूल है, तो इसी को हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दूसरा मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी आई कैन टॉक अबाउट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कई बार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ इंसिडेंस यूजुअली बुक्स में म्यू लिखा जाता है। सो इसी वजह से हम जो फॉर्मूला याद रखते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा कितना बताइए, म्यू, ऑलराइट। अब आप गौर कीजिए बच्चों, इस फिनोमेना में यहाँ पे आपको जो दिखा कि जो डायरेक्शन में रे इंसिडेंट हुआ था, यानी रे बिना अगर इंटरफेस यहाँ पे नहीं होता तो रे को इस येलो लाइन के अलोंग चलना चाहिए था, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये रे जो है इस इंटरफेस से पार होने के बाद इसका थोड़ा सा डिविएशन हुआ है, यानी ये जो है वो नॉर्मल की ओर इस तरीके से मुड़ गया है, तो इसी को हम कहते हैं डिविएशन, ऑलराइट। अब आप यहाँ पे इस रिलेशन को देखिए, एक बार दोबारा मैं लिखना चाहता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर, साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको हम लिखते हैं n2 अपॉन n1, ठीक है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखिए आप ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द कंसर्न्ड एंगल इज इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ जो करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो इस तरीके से फिनोमेना में हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इंटू साइन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल the ray makes with the normal, it is basically constant, ठीक है, बात आ गई समझ में। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल रे जो बना रहा है नॉर्मल के साथ, उसका प्रोडक्ट है कांस्टेंट। तो इस बात को आपको याद रखना है बच्चों। तो चलिए कुछ केसेस हम देखते हैं। तो अगर n इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, लॉजिकली सोचो कि n इंटू साइन थीटा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कॉन्स्टेंट है, सो जिस मीडियम के लिए कंपैरेटिवली n होगा ज़्यादा उसके लिए साइन थीटा हो जाएगा कम, यानी एंगल बन जाएगा छोटा। ठीक उसी तरीके से बच्चों किस मीडियम के लिए मानकर जो जिसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, उसके लिए
करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा बड़ा। तो याद रखिएगा इस बात को, दोनों में से जो मीडियम डेंसर होगा उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल छोटा होगा, और जो रेयरर मीडियम यानी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली उसमें एंगल हो जाएगा बड़ा। तो बच्चों देखो, दो केसेस हैं हम कंसिडर कर रहे हैं। इंटरफेस से क्रॉस करने के बाद फर्स्ट मीडियम और दूसरे मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी में फ़र्क है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ़र्क है। तो दोनों केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, दोनों केसेस में क्या क्या है। अगर डिस्कशन में यहाँ पे मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। जो फर्स्ट केस है आप देख सकते हो बच्चों, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, मतलब अगर रेयरर मीडियम यानी एयर से लेके पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर जाए, तो इन दैट केस द रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज जो दूसरा मीडियम है वो कंपैरेटिवली डेंसर है, तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो छोटा पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल बच्चों देखो, यहाँ पर जो डायग्रामेटिक हमें प्रेजेंटेशन करना है ये वो सरफेस या इंटरफेस है, ऑलराइट। और आप ये सपोज करें कि जो दूसरा मीडियम है, इंटरफेस के बाद का जो मीडियम है वो मान के चलो बच्चों ऑप्टिकली डेंसर यानी ग्लास मीडियम है, सही है, ये डेंसर मीडियम है। मान लीजिए ये हो गया कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम, ये कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। फर्स्ट मीडियम जो है वो कंपैरेटिवली बच्चों रेयरर मीडियम है, यानी जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी या कह सकते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब हम क्या करेंगे, रे को अगर इस तरीके से भेजते हैं, हमने इस तरीके से रे को सेंड किया है, ऑलराइट। सो जहाँ पर ये जाके इंटरफेस को ये टकराए उसको मैं एक रेड डॉट से दिखाता हूँ, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक नॉर्मल ही ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये देखो मैंने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, ओके। अब आगे जो रे होगी, रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो इस तरीके से बेंड होगा, ठीक है। मतलब जो डेंसर मीडियम में एंटर कर गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, ये जो एंगल है आई, इसे हम जानते हैं, और ये एंगल है आर। तो इस मामले में बिकॉज N2 जो है वो N1 से बड़ा है, ऑलराइट, इस वजह से R जो है वो छोटा बन जाएगा, दूसरे मीडियम में एंगल जो I से छोटा बनेगा, ओके। अब स्टूडेंट्स, अगर इंटरफेस नहीं होता तो रे को तो आराम से ऐसे चलना चाहिए था, है कि नहीं बताओ। तो ये है जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। अब इंटरफेस से गुजरने के बाद जैसे रे को यूँ चलना चाहिए था, इंटरफेस से गुजरने के बाद ये थोड़ा सा ऐसा बेंड हो गया है। तो ये जो बेंडिंग है आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डिविएशन हुआ है। इस डिविएशन को हम लिखेंगे डेल, है कि नहीं बताइए। तो बच्चों ये जो आई एंगल है, ज्योमेट्रिकली ये पूरा एंगल जो है देखो, ये वाला एंगल ये भी आई के बराबर होना चाहिए। अब डिविएशन को हम क्या कहेंगे बताइए, हम लिखेंगे इस मामले में डेल यानी डिविएशन कैन बी रिटन एज द बिगर यानी ज़्यादा एंगल आई माइनस छोटा एंगल आर। सो डिविएशन इस मामले में आई माइनस आर लिखेंगे, और इसका जो पाथ है द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, है ना, एंगल कम करने के लिए। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो पॉसिबिलिटी है, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी मान के चलो वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, तो इन दैट केस अब दूसरा जो सिचुएशन मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक उसी तरीके से बच्चों देखिए ये हो गया इंटरफेस मान के चलो, या सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऑलराइट। अब आप ये सोचिए जरा कि इन दोनों में से जो पहला मीडियम है, यानी जहाँ से हम रे को इंसिडेंट करेंगे, ये जो मीडियम है पहला मीडियम, मीडियम नंबर 1, ये जो मीडियम नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ये मीडियम नंबर 1 मान के चलो वाटर है। तो ये वाला मीडियम कंपैरेटिवली डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है। और दूसरा मीडियम जब रे आगे ट्रांसमिट होगा वो कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम है। सपोज करो ये मीडियम एयर मीडियम है, और जहाँ से हम इंसिडेंट करेंगे सपोज करें बच्चों ये वाटर मीडियम है, ऑलराइट। तो अब क्या होगा, अब ये होने वाला है, देखिए सबसे पहले मैं नॉर्मल पहले से ड्रॉ करके रख लेता हूँ। ये देखो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे रे को इंसिडेंट करना है, कहाँ बताइए, इंसिडेंट रे कुछ हमने इस तरीके से रे को भेजा है, ओके। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ओके।
इंटरफेस अगर नहीं होता बच्चों, इस रे को सीधा इसी लाइन के अलॉन्ग चलना चाहिए था, तो इसको हम कहेंगे द लाइन ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, नेक्स्ट वाला मीडियम, इंटरफेस के बाद का जो मीडियम है वो कंपैरेटिवली रेयरर है, इसलिए बच्चों जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कांस्टेंट होता है, तो देखो ये हो जाएगा मामला। तो यहाँ पर हम कहेंगे द रे डिविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑलराइट, तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, देखो ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बच्चों कंपैरेटिवली देखो ये है बड़ा आर, ठीक है, जबकि ज्योमेट्रिकली देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ऑलराइट, तो इस मामले में हम कहेंगे क्या बताइए, यहाँ पर भी डिविएशन हुआ है, बिना इंटरफेस के इसे येलो लाइन के अलॉन्ग यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में चलना चाहिए था, लेकिन इंटरफेस की वजह से ये क्या हुआ, नॉर्मल से दूर ऐसे बेंट हो गया, तो इसको हम कहेंगे डिविएशन। तो बच्चों इस मामले में डिविएशन को हम लिखेंगे बिगर एंगल, बड़ा कौन है बताओ, बड़ा है आई माइनस छोटा, आई बड़ा है और यहाँ पर आर छोटा है, सॉरी आई यहाँ पे छोटा है और आर बड़ा है, तो जस्ट इसका रिवर्स आप लिखिए। इसके रिवर्स में हमें क्या लिखना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये देखिए डेल इक्वल्स टू बड़ा आर माइनस छोटा आई। सो मोर और लेस अगर हमें ये नहीं मालूम कि आई बड़ा है या आर बड़ा है, तो इन जनरल बच्चों, इन जनरल डिविएशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो इन जनरल डिविएशन डेल को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस आर, ठीक है। लॉजिक आपको आ गया समझ में कि अगर एयर से वाटर के अंदर जाए रे, तो क्या होगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी आर हो जाएगा छोटा। और ठीक उसी तरीके से ऑन द कन्वर्स, जैसे को ऑपोजिट सोचो कि अगर रे को हमने वाटर से भेजा है और बाहर निकल रही है, बाहर एयर है, तो उस मामले में क्या होगा बच्चों, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे आर हो जाएगा बड़ा, आई हो जाएगा छोटा। इन दोनों ही मामलों में अगर डिविएशन कितना रे बेंड हुआ है वो निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, मॉड ऑफ आई माइनस आर। ऑलराइट, तो चलिए, तो ये बेसिक बात हो गया बच्चों। उसके बाद रिफ्रैक्शन में आपको सिर्फ एंगल ही नहीं, कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। क्या क्या मैं बताऊं, पहली बात तो स्टूडेंट्स कि देखो, एक हो गया इंटरफेस से पहले वाला जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में क्या उनके पास सेम समानता है यानी सेम है, और क्या किस किस मामलों में ये डिफर करते हैं, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को आप कंपेयर करोगे तो स्टूडेंट्स इन दोनों के पास क्या सेम होता है बताओ। सबसे पहले याद रखिएगा सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, और ह्यूमन आई का जो कलर डिटेक्शन मैकेनिज्म है वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, तो रे का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो कलर वही रहेगा, उसका पाथ डिविएट हो सकता है लेकिन उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने रेड लाइट को इंसिडेंट किया है और अंदर जाती वो ग्रीन बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों मान के चलो आपने ग्रीन लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट किया है, ऑलराइट, अब इंटरफेस से क्रॉस करने के बाद आगे का मीडियम डेंसर है, इसलिए ये नॉर्मल की ओर झुक गया, थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो इसका कलर वही रहेगा। अगर हमें कोई कहे कि भैया ये तो इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये हो गया इंटरफेस के बाद, जिसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। इवन प्रीवियस सेशन में ही हमने पढ़ा था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम बदले तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही कम हो जाता है कि नहीं, लेकिन वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ का जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा लाइट का जो सोर्स है, रे जहां से आ रही है बच्चों, तो वो सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, याद रहेगा, सेम कलर एंड सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात है सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। क्लास 11 में हम जब वेव मोशन पढ़ते हैं बच्चों, उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई एक वेव को हमने इंसिडेंट किया है, अब ये जो बाउंड्री है वो फ्री एंड हो सकता है या रिजिड एंड हो सकता है। अगर रिजिड एंड हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे पाई से फेज डिफरेंस दिखाएगा, और अगर फ्री एंड हो गया, जो हम दिखाते हैं ना कि भाई वर्टिकल उसमें एक रिंग ऐसे लटक रहा है और इस वाइब्रेट कर सकता है, तो फ्री एंड के मामले में बच्चों क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका कोई फेज चेंज नहीं होगा। लेकिन
इन दोनों ही मामलों में जो आगे चलने वाला ट्रांसमिटेड रे है, ट्रांसमिटेड रे का फेज कभी इंसिडेंट रे का जो भी फेज होगा बच्चों, आगे चलने वाला जो रे है उसका भी फेज सेम सेम होगा। तो याद रखिएगा फेज ऑफ ऑसिलेशन में कोई फर्क नहीं है। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि देखो मीडियम अगर बदल गया तो स्पीड ऑफ प्रोपैगेशन ज़रूर बदलेगा। आप जानते हो अच्छी तरीके से जो मीडियम डेंसर है, डेंसर मीडियम में स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ प्रोपैगेशन हो जाता है कम, और दोनों में से जो रेयरर मीडियम है यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहाँ पे स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रेयरेस्ट मीडियम कौन है? रेयरर मीडियम में से सबसे रेयर मीडियम कौन है बताओ? वो है वैक्यूम। सो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड पॉसिबल है, उससे ज़्यादा रेयर कोई भी नहीं है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 है तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 से कम उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट है इनका वेवलेंथ में फ़र्क आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, सो जो नेचर ऑफ चेंज है वेलोसिटी और वेवलेंथ का वो दोनों सेम होता है। जैसे कि डेंसर मीडियम में जैसे ही वेलोसिटी डिप कर गया सो वेवलेंथ भी सिकुड़ जाएगा यानी कम हो जाएगा। रेयर मीडियम में वेवलेंथ बच्चों कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। सो दैट दोनों का जो परसेंटेज चेंज है या दोनों का जो फ्रैक्शनल चेंज है, दोनों का जो एक्सटेंट ऑफ चेंज है वो दोनों इक्वल होने चाहिए वेलोसिटी और वेवलेंथ का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मेंटेन रखना है। फिफ्थ पॉइंट है एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी मे डिफर इसलिए मैंने लिखा है अगर परफेक्ट ट्रांसमिशन आप सोचो कि और कोई फिनोमेना आप अगर सोच ही नहीं रहे हो कि सभी जो रे है जो आगे ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप जानते हो बच्चों की इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं एक फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताऊँ, देखो एक बार तो ऐसा हुआ कि 100% रिफ्रैक्शन हुआ। 100% रिफ्लेक्शन मतलब ये मान के चलो इंटरफेस है और आगे का मीडियम बच्चों कंपैरेटिवली डेंसर है, तो हमने जब रे को इस तरीके से इंसिडेंट किया है, ये देखो इंसिडेंट हुआ है रे, आगे 100% ऑफ द एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो गया, यानी टोटली रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो गया है। तो इस मामले में आप कहोगे कि अगर इंसिडेंट रे के पास 100 यूनिट इंटेंसिटी या एनर्जी था तो पूरा ही आगे चला गया, यानी 100 के 100 ही आगे चला गया। तो इस मामले में हम कहेंगे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों का सेम है। लेकिन स्टूडेंट्स अलग भी हो सकता है, क्यों बताओ? क्योंकि ऑलवेज परफेक्ट रिफ्लेक्शन होगा ऐसा भी कोई तय नहीं है। सपोज कीजिए कि वाटर सरफेस के जैसे किसी ग्लास सरफेस के ऊपर या ग्लास सरफेस के सामने आप खड़े होते हो तो एक बहुत ही लाइट सा इमेज आपको बहुत ही मतलब कम इंटेंसिटी का इमेज आपको परछाई आपको दिखता है कि नहीं, जैसे प्लेन मिरर में दिखता है। ओके, प्लेन मिरर में आपको बिल्कुल ब्राइट इमेज दिखता है अपना, लेकिन किसी विंडो ग्लास के सामने आप खड़े हो जाओ तो उसमें आप अपना इमेज बहुत ही कम इंटेंसिटी की इमेज देख पाते हो। मतलब एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक पार्ट आगे चल रहा है ना बच्चों। तो देखिए इस मामले में क्या होगा, अगर हमने रे को मान के चलो यू इंसिडेंट किया है और आगे वाले मीडियम में ये इस तरीके से बेंट हो गया है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड। लेकिन एक पार्ट ऑफ द रे जो है, एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रे मान के चलो वापस भी आया है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो बच्चों 100 यूनिट ऑफ इंटेंसिटी और एनर्जी लेके इंसिडेंट रे गया है और आगे जाने वाला जो रे है वो 90% ऑफ एनर्जी लेके जा रहा है ट्रांसमिशन, लेकिन 10% यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हुआ है। सो लॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि देखो इंसिडेंट रे का जो भी एनर्जी या इंटेंसिटी रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे का इंटेंसिटी या एनर्जी या एम्पलीट्यूड है वो छोटा ही होगा या इक्वल होगा, लेकिन कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो है और एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे को अगर कंपेयर किया जाए तो ये छोटा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। ठीक उसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ आगे चलने वाला रिफ्रैक्टेड रे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे को अगर आप कंपेयर करो तो या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा, कभी भी बड़ा नहीं होगा। याद रहेगा बच्चों। तो ये 5 फीचर याद रखना, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम कलर,
सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, different speed of propagation, different wavelength and amplitude and intensity may differ or may be equal or may be differ. Okay. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि भैया एपरेंट शिफ्ट क्या है। देखो बच्चों, अगर आप एयर मीडियम में हो और कोई एक ऑब्जेक्ट एयर मीडियम में ही रखा हुआ है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है आपको वहीं पे दिखेगा, है कि नहीं। तो अगर ऑब्जर्वर का मीडियम उसी मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच अगर कोई मान के चलो एक स्लैब आ जाए या मीडियम में फ़र्क आ जाए या कोई इंटरफेस आ जाए जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर और मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट को, तब जहाँ पर एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट है वहाँ से एग्जैक्टली ऑब्जर्वर को नहीं दिखाई देगा, बल्कि इमेज या तो थोड़ा सा करीब आ जाएगा या तो थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स फंडा ये है, देखो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक ही मीडियम है, सेम मीडियम, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ सेम मीडियम, दोनों का मीडियम बिल्कुल सेम है। किस किस का बच्चों बताइए। जैसे कि आप एयर मीडियम में हो और एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल मान के चलो एयर मीडियम में रखा हुआ है। सेम मीडियम मतलब ये ऑब्जर्वर का आई है मान के चलिए, ओके, और एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक बॉल मान के चलो यहाँ पे रखा हुआ है। सो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वर को वहीं दिखेगा। अगर इन दोनों के बीच का मीडियम बिल्कुल सेम रहा, ओके, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं आया, ओके, और बिल्कुल आइसोट्रोपिक मीडियम है, यानी इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तब तो जहाँ ऑब्जेक्ट है इमेज भी वहीं बनेगा, वो उसे वहीं नजर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें शिफ्ट कब होता है, यानी इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में फ़र्क कब होता है। देखो डिफरेंट मीडियम स्टूडेंट्स, डिफरेंट मीडियम मतलब आप ये सोच सकते हो कि जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है और जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है वो दोनों अलग है। एक बेस्ट एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स, मान के चलो यहाँ पर एक इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस यानी सरफेस के राइट हैंड साइड का जो मीडियम है, वो राइट हैंड साइड वाला मीडियम वो मान के चलो अलग है, दूसरा मीडियम है, और इस मीडियम में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ये दूसरा जहाँ पे डॉट्स मैं लगा रहा हूँ देख रहे हो आप, जो इंटरफेस यानी सरफेस के राइट हैंड साइड में जहाँ पे डॉट लगा रहे हो ये दूसरा मीडियम है। सपोज करो इसको बच्चों मैं कहता हूँ दिस इज द मीडियम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये मीडियम नंबर 2 मान के चलिए, जबकि ऑब्जर्वर जो है वो मीडियम नंबर 1 में प्रेजेंट है, मीडियम नंबर 1, सही है। और ऑब्जर्वर इस मीडियम से दूसरे मीडियम में रखा हुआ ऑब्जेक्ट को देख रहा है। एक्चुअली दूसरे मीडियम का, और ये मैं बात एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो नॉर्मल व्यूइंग अलोंग द नॉर्मल टू द इंटरफेस, यानी वो सरफेस जो दो मीडियम को अलग कर रहा है उसके नॉर्मल हम देख रहे हैं। मान के चलो एक वर्टिकल स्लैब है, अब हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, या एक स्लैब या सरफेस वाटर का मान के चलो हॉरिजॉन्टल है, हम देख रहे हैं बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में। सो व्यूइंग अलोंग द नॉर्मल टू द इंटरफेस। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, देखो इसमें एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया O। तो दो पॉसिबिलिटी है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई देगा, ये सिकुड़ कर यानी डिस्टेंस कम होकर यहाँ पे इमेज बन जाएगा। कब जानते हो, ये इमेज तब बनेगा जब दूसरा मीडियम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले मीडियम से ज़्यादा होगी, यानी ऑब्जेक्ट का मीडियम अगर डेंसर हुआ तो। सिंपल सा लॉजिक है। आप एयर से वाटर के अंदर प्लेस्ड किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये मामला होता है कि भाई एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पानी भर दीजिए और एक कॉइन को डाल दीजिए उसके अंदर, तो ग्लास का जो भी, जिसको हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ, ग्लास का जो भी हाइट है, आप उसको ऊपर से देखोगे आपको लगेगा कि उसका जो बेस है या जो कॉइन है वो ऊपर उठ गया है, मतलब करीब आना, सिकुड़ जाना, डिस्टेंस का सिकुड़ना। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट आप डेंसर मीडियम में रखोगे। और स्टूडेंट देखो ये फैल भी सकता है, यानी हो सकता है कि इमेज इस ऑब्जेक्ट का थोड़ा दूर चली जाए, यानी यहाँ पर इमेज बन जाए, यहाँ पर इमेज शिफ्ट हो जाए, दूर चली जाए, या तो करीब आ जाए या तो दूर चली जाए। ठीक है, तो दूर कब चले जाए बच्चों, इस मामले में याद रखना कि दूसरे मीडियम का यानी ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के मीडियम के तुलना में कंपैरिजन में कम है।
यानी नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कौन सा मीडियम बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम तो फैल जाता है, और ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करोगे डेंसर मीडियम में तो सिकुड़ जाता है डिस्टेंस, याद रहेगा। वेल यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई इंटरफेस से देखो हम लिखेंगे एस एक्चुअल, एस ए सी। एक्चुअल मतलब हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से, विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरफेस, विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरफेस, यानी वो सरफेस जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो बच्चों एस एपरेंट हम जिसे कहेंगे, उसे हम कहेंगे इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। सिमिलर देखो डिस्टेंस ऑफ द किसका, ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरफेस। तो सिमिलर मैनर में हमने दोनों को लिखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दोनों सिचुएशन में आपको बताता हूं। देखो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर का मीडियम, ऑब्जर्वर जो है वो कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम में है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट जो प्लेस है वो कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अगर बच्चों रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और डेंसर मीडियम का n2 है, ऑलराइट, जैसे कि आप एयर में हो और पानी के अंदर, वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स नेचुरल सी बात है कि n2 जो है वो n1 से बड़ा है। कई बार हम क्या करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान के चलिए डेंसर मीडियम, अगर हम इस बात को ऐसे भी लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, इसको अगर मान के चलो बच्चों हम सिंपली n या म्यू लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह सिकुड़ कर पास आ जाएगा। देखो ये इंटरफेस है, ओके, कूल है कि नहीं बताओ। अब ये इंटरफेस ड्रॉ कर लिया मैंने, और जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि पानी के अंदर, इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, और यहाँ पर है ऑब्जर्वर, ये देख रहा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मीडियम जो है वो रेयरर है। लुकिंग अलोंग द नॉर्मल, यानी वो देख रहा है व्यूइंग अलोंग द नॉर्मल टू द इंटरफेस, ऐसा है। स्टूडेंट्स मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन O। सो इंटरफेस से ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअली कितनी दूरी पर रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे, इसी को मैंने कहा एस एक्चुअल, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर को कहाँ नजर आएगा बताओ, जैसे मैंने लॉजिकली बताया कि थोड़ा सा करीब आ जाएगा, ये थोड़ा सा करीब आ जाएगा, इमेज उसे यहाँ दिखेगा, तो उसे कहाँ नजर आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, इमेज जहाँ फॉर्म हुआ है, इंटरफेस से इमेज का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस इसको हम कहेंगे क्या, बताइए, हम कहेंगे एस एपरेंट, ऑलराइट। तो सिकुड़ गया, तो सिकुड़ कितना एक्सटेंट से कम हो जाएगा। तो इसमें अगर आप रिलेशन देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे मार्क करोगे, यस देयर इज अ शिफ्ट, थोड़ा सा करीब आ गया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं, क्या जानते हो, उसे हम कहते हैं शिफ्ट। तो बच्चों देखो ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से यहाँ पे पास आ गया, उसे दिखाई दिया, करीब आ गया, तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट, ऑलराइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रिलेशन आपको याद रखना है, वो ये है कि एस एपरेंट जो है, एस एपरेंट यानी इमेज का डिस्टेंस जो है वो एस एक्चुअल डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, आप ऐसे लिख सकते हो। सो देयरफॉर हम यहाँ पे शिफ्ट को क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हम शिफ्ट को लिखना पसंद करेंगे स्टूडेंट्स, शिफ्ट स्मॉल एस इक्वल्स टू बड़ा डिस्टेंस यानी एस एक्चुअल माइनस छोटा डिस्टेंस यानी एस एपरेंट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्चुअल डिस्टेंस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/μ, तो इतना डिस्टेंस वो करीब आ जाएगा। तो यही फंडा हम लगा सकते हैं कि देखो अगर बच्चों मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मीडियम ऑफ
द ऑब्जर्वर, दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच मान के चलिए एक ट्रांसपेरेंट हमने डेंसर मीडियम यानी ग्लास स्लैब प्लेस कर दिया है। ये देखो, एक ट्रांसपेरेंट हमने ग्लास यानी कंपैरेटिवली डेंसर स्लैब हमने इन दोनों के बीच प्लेस कर दिया है। और जो डिफरेंट मीडियम यानी डेंसर मीडियम का जो विड्थ है या थिकनेस है, सपोज करो ये थिकनेस है T, और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो म्यू, बाहर के कंपैरिजन में यानी एयर के कंपैरिजन में। लुकिंग अलोंग द और व्यूइंग अलोंग द नॉर्मल, यानी देखो लाइन ऑफ साइट जो है वो इस तरीके से है। अब क्या होगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उससे वो थोड़ा सा करीब आ जाएगा। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है बच्चों, लेकिन इमेज इसका बनेगा थोड़ा सा करीब आ जाएगा। अब बताओ ये शिफ्ट किसने प्रोड्यूस किया है? ये डेंसर मीडियम वाला स्लैब ने प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट है स्टूडेंट्स, कितना करीब आया, तो आप लिख सकते हो शिफ्ट कैन बी टेकन एज जितने विड्थ का मीडियम है। कितने विड्थ का मीडियम है बताओ? थिकनेस T, इतने विड्थ का ही मीडियम है, इंटू 1 माइनस 1/μ आप लिख सकते हो। ठीक है, भूलना मत, यहाँ पे म्यू को क्या है, मैं क्या मान रहा हूँ? मैं मान रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो एक स्लैब की वजह से कितना करीब आ जाएगा बताओ? डेंसर स्लैब की वजह से, ग्लास स्लैब की वजह से हो जाएगा T इंटू 1 माइनस 1/μ। और बच्चों स्पेसिफिकली देखो, इफ इट्स अ ग्लास स्लैब, इफ ग्लास स्लैब, अगर ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास का हमें बताया गया कि एयर के तुलना में वो है 3/2। ओके बच्चों, तो देखो शिफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बैठेगा स्टूडेंट्स? थिकनेस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस इसी का रेसिप्रोकल यानी 2/3, 1 माइनस 2/3, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा थिकनेस डिवाइड बाई 3। सो ग्लास स्लैब यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ग्लास स्लैब कितना प्रोड्यूस करेगा बच्चों बताओ? शिफ्ट वो प्रोड्यूस करेगा अपना जो भी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। अगर उसका मान को जो भी थिकनेस है डिवाइड बाई 3, 1/3 वो शिफ्ट करा देगा। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स देखो, इसके बाद हम क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन हम दूसरा केस भी देख लेते हैं। अब आप सब सोचो कि जो ऑब्जर्वर है, नेक्स्ट केस है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर वो है कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम में, यानी आप पानी के अंदर हो और ऑब्जेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम में है, यानी ऑब्जेक्ट हवा में है और आप पानी के अंदर से स्विमिंग करते समय देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई ऑब्जेक्ट अगर रेयरर में है तो वो फैल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे होगा बच्चों। देखो, ये हो गया एक इंटरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। अब ये पहला वाला मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है वो मान के चलो वाटर है। वाटर के अंदर से ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है ऑब्जेक्ट को जो हवा में रखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं कहूँ कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं कह देता हूँ म्यू है। ठीक है, जैसे कि वाटर और एयर का हम कहेंगे म्यू, यहाँ पे 4/3 लगाएंगे। अगर ग्लास एयर का इंटरफेस है तो 3/2 यानी 1.5 लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, ऑब्जर्वर ऐसा देख रहा है पानी के अंदर से, डेंसर मीडियम से, उसका जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट यानी लुकिंग अलोंग, व्यूइंग अलोंग द नॉर्मल, ऐसे देख रहा है। आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस मामले में ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है मान के चलो, तो इसी का जो इमेज है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ऐसे बनेगा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये बनेगा इमेज, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अब आप इस एक्चुअल को क्या लिखोगे बताओ? आप कहोगे कि भाई ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है इंटरफेस से, ये देखिए ये हो गया डिस्टेंस एक्चुअल, जबकि इंटरफेस से जो इमेज का डिस्टेंस है, इंटरफेस से बच्चों जो इमेज का डिस्टेंस है, देखो अब आप देख रहे हो ये इस एपरेंट जो है वो बड़ा हो गया है। जैसे कि प्रीवियस केस में सिकुड़ गया था, म्यू टाइम्स सिकुड़ गया था, अब ये फैल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, वो भी म्यू टाइम्स ही होगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू कह रहे हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलेशन बनेगा। देखो नाउ एस एपरेंट जो है उसे आप लिखोगे म्यू टाइम्स एस एक्चुअल। सही है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिफ्ट मतलब अवे फ्रॉम द इंटरफेस शिफ्ट हो गया है, ये देखिए दूर चला गया इंटरफेस से। ऑलराइट, अब शिफ्ट का फॉर्मूला आप क्या लिखना पसंद करोगे बच्चों? आप लिखोगे इस मामले में शिफ्ट विल बी अवे फ्रॉम द इंटरफेस। शिफ्ट को आप लिखेंगे बड़ा डिस्टेंस यानी इमेज का डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे म्यू टाइम्स एस एक्चुअल माइनस एस एक्चुअल। तो इसमें क्या हो जाएगा शिफ्ट बच्चों? इसमें हो जाएगा शिफ्ट एस इज इक्वल्स टू, बताइए क्या ये हो जाएगा, जो भी थिकनेस है इंटू म्यू माइनस। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, N1 N2 से कंफ्यूज मत होना। म्यू मतलब इस पेयर में जो भी डेंसर मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जो रेयर मीडियम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक शिफ्टिंग का मामला है। ओके, तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा है बेसिकली उसी को अप्लाई करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस में। ऑलराइट, चलो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पढ़िए। रे इज इंसिडेंट एट एन इंटरफेस सेपरेटिंग एयर एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 क्लियर कट हम समझ गए। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पूछा गया है। आई थिंक क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्योंकि तुरंत आप यहाँ से पकड़ लीजिए कि गिवन है I इज इक्वल्स टू, तो साइन I लिखिए, साइन I बाई साइन R, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो साइन I को म्यू को लिखोगे क्या बच्चों, साइन 45 जो कि 1/√2 हम सबको पता है, और देखो यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री। आप मार्क कर रहे हो कि भाई यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा बन गया, यानी सामने वाला मीडियम जो है वो एयर से डेंसर है। तो इसका रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/√2 होल डिवाइडेड बाई 1/2। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा √2 और √2 का वैल्यू होता है 1.4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट द बॉटम ऑफ ए वेसल फिल्ड विद वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लोकेशन ऑफ द इमेज बिलो द सरफेस व्हेन व्यूड अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो बहुत ईजी है, ये एपरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर ये मान के चलो जो इस वेजल के बारे में बताया जा रहा है कि ये वेजल है, इस वेजल में 24 सेंटीमीटर तक हमने डेंसर मीडियम यानी वाटर को फिल कर दिया। मान के चलो ये वेजल 24 सेंटीमीटर तक हमने इससे वाटर से फिल कर दिया। कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं कैसे, हम देख रहे हैं अलोंग द नॉर्मल, व्यूइंग अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आई को भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि आप हो कहाँ, मतलब आप जो देख रहे हो अब हवा में हो कि नहीं, है कि नहीं? तो ऑब्जर्वर एयर में है और ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में है, वाटर में है। तो इस मामले में आप म्यू को कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू द रेयर इज 4/3। और स्टूडेंट्स इंटरफेस से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर एस एक्चुअल जो है वो बताया जा रहा है कितना, 24 सेंटीमीटर है एक्चुअल डिस्टेंस। तो इस एपरेंट हमें क्या मिलेगा, हम बहुत इजीली जानते हैं कि म्यू टर्म सिकुड़ जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। तो लिखोगे 24 डिवाइड बाई 4/3, तो नतीजा आएगा 18 सेंटीमीटर। तो इसका एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर की एक्चुअल गहराई और ऊपर से देखोगे तो 18 सेंटीमीटर का नजर आएगा बच्चों। तो देखो सेकंड बीट इसका सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया कि माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर lying on the surface of a table. Glass slab of thickness 4.8 centimeter is then placed over the mark. How the microscope to be moved to get it refocused? तो बच्चों देखो ये माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली शिफ्ट का क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सोचते हैं अच्छा माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, नहीं, ये फोकसिंग यानी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। तो हम इस सिचुएशन को जो भी गिवन है उसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हम आपको बताना चाहते हैं। तो बच्चों मान के चलो कि भाई ये लेवल ऑफ द माइक्रो, चलो एक मैं लेवल ऑफ द माइक्रोस्कोप आपको बता रहा हूँ। ये मान के चलो माइक्रोस्कोप यहाँ पे इस लेवल पर है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट जिस लेवल पर है यानी ऑन द टेबल सरफेस,
वो मान के चलो इस टेबल सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये देखो मैंने टेबल का सरफेस भी ड्रॉ कर दिया, ये टेबल का सरफेस हो गया। ऑलराइट, एक मार्क, एक रेड डॉट ले लेते हैं। ये देखो एक रेड डॉट, एक मार्क। इस मार्क पर फोकस कौन कर रहा है? माइक्रोस्कोप फोकस कर रहा है। चलो माइक्रोस्कोप के लेंस को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो माइक्रोस्कोप का, ये मान के चलो रफली ये लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, ये फोकस कर रहा है। इसके लेंस को घुमाकर हमने इसको फोकस किया। कितनी दूरी पर? बताया गया कि ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस जो गिवन है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। सही है। अब कुछ सिचुएशन चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है भाई? टेबल का सरफेस तो वही है और मार्क भी अपने पोजीशन पर है। ये देखो टेबल का सरफेस, ये टेबल का सरफेस है, ठीक है, और मार्क भी अपने पोजीशन पर ही है। ये देखो बच्चों मार्क यहाँ पर है। ओके, अब हुआ क्या, इस मार्क के ऊपर हमने एक ग्लास स्लैब प्लेस कर दिया। इस मार्क के ऊपर हमने एक ग्लास का स्लैब प्लेस कर दिया। तो ये ग्लास मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये देखो ग्लास स्लैब। बच्चों ग्लास स्लैब का थिकनेस भी हमें बताया गया। कितना थिकनेस बताया गया क्वेश्चन में गिवन है ऑफ थिकनेस 4.8 सेंटीमीटर। ओके, कुछ ना बताया जाए तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो। तो बच्चों ये ग्लास का थिकनेस भी हमें बताया गया है। दिस थिकनेस इज 4.8 सेंटीमीटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बताया गया तो क्या हुआ? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1.5 ले लीजिए। ओके, अब देखो इस ग्लास स्लैब को रखने की वजह से तो होना क्या चाहिए बताओ? जैसे कि बीच में आप ऑब्जर्वर, देखो यहाँ पर माइक्रोस्कोप का लेंस ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट, बीच में एक डेंसर मीडियम आ गया तो ऑब्जेक्ट सिकुड़ के सामने आ जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो थोड़ा सा ऐसे इंटरफेस की ओर आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? सो यहाँ पर लॉजिक ये है कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे ये जो है ये शिफ्ट मैंने दिखा दिया। ऑलराइट, तो उसी के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोप को बिना रीएडजस्ट किए, यानी लेंस को घुमाए नहीं आप माइक्रोस्कोप को भी डिस्प्लेस करोगे सो दैट अब इमेज और माइक्रोस्कोप के लेंस के बीच की दूरी भी 30 सेंटीमीटर होनी है। तो आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोप के जो लेंस है उसको शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर लेंगे, यानी माइक्रोस्कोप को भी आप थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे बिना कोई इसके एडजस्टमेंट में चेंज किए। अगर आपने जितना ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया, मतलब इमेज जितना ऊपर आ गया, उतना ही अगर आप शिफ्ट माइक्रोस्कोप को करते हैं तो अभी भी 30 सेंटीमीटर की दूरी, पहले तो माइक्रोस्कोप और ऑब्जेक्ट के बीच था, अब माइक्रोस्कोप और इमेज के बीच है, ठीक है। अब ये दूरी अभी भी उतना ही रहे। देखो ये माइक्रोस्कोप के बीच और इस इमेज के बीच की दूरी अभी भी उतनी ही बनी रहेगी 30 सेंटीमीटर, सो दैट आपको माइक्रोस्कोप के लेंस को रीएडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि माइक्रोस्कोप को आपको कैसे शिफ्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल सी बात है कि ग्लास स्लैब जैसे ही प्लेस करोगे वो ऊपर उठ जाएगा, तो माइक्रोस्कोप हैज़ टू बी डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स। सो माइक्रोस्कोप का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स होना चाहिए थ्रू कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट? थ्रू एस इक्वल्स टू, आप लिखोगे भाई थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब 1 - 1 बाई म्यू। हमने आज ही डिस्कस किया कि भाई ये थिकनेस बाई 3 हो जाता है। तो एक काम करें आप 4.8 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए तो आपको 1.6 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये इसका सही जवाब है। माइक्रोस्कोप हैज़ टू बी डिस्प्लेस्ड थ्रू 1.6 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बताया गया कि स्पॉट इज लोकेटेड इनसाइड ए ग्लास क्यूब। बहुत ही सुपरहिट प्रोफाइल है ये, याद रखना। स्पॉट इज लोकेटेड इनसाइड ए ग्लास क्यूब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अच्छी बात है। इट इज व्यूड नॉर्मल टू द अपोजिट पैरेलल फेसेस। व्यूड अलोंग द नॉर्मल, कहाँ से? दोनों अपोजिट पैरेलल फेसेस से। नाउ इट अपीयर्स टू बी, ये जो स्पॉट लोकेटेड है वो एक फेस से तो 4 सेंटीमीटर अंदर दिखाई दे रहा है, जस्ट उसका अपोजिट फेस से। मान के चलो क्यूब के ये दोनों फेसेस है बच्चों। एक बार हमने इधर से देखा तो दिखा 4 सेंटीमीटर अंदर है, इधर से देखा तो दिखा 8 सेंटीमीटर अंदर। यही बताया गया कि अब पूछा गया कि बताओ कि साइड लेंथ ऑफ द क्यूब क्या है। पहली बात तो आप मार्क करो, ग्लास क्यूब गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। ओके,
तो इस सिचुएशन को हम 3 डायमेंशनली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो बच्चा लोग देखो, यहाँ पर मैं एक 3 डायमेंशनली क्यूब ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये देखिए, एक मैंने बच्चा लोग एक देखो ये क्यूब मैंने ड्रॉ कर लिया, क्यूब का ये छत ड्रॉ कर लिया मैंने, और यहाँ पर ये देखिए पूरा क्यूब मैंने यूँ ड्रॉ कर लिया। ये हो गए वर्टिकल साइड्स, ये रफली ये हो गया, ये आपका लेफ्ट फेस हो गया, बाईं ओर की दीवार, चलो ये भी रफली, और ये हो गया आपका लेफ्ट फेस और राइट फेस, दोनों फेसेस। एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं बच्चों, तो ये देखो लगभग एक क्यूब हमें मिल गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, सुंदर दिखेगा। ओके, अब कहानी क्या है बच्चों? कहानी है कि एक स्पॉट है इसके अंदर, मान के चलो ये जो स्पॉट है क्यूब के अंदर, ये स्पॉट है। ऑलराइट, वीविंग अलोंग द नॉर्मल, जो सबसे पहले जो दोनों फेसेस है, कौन कौन से फेसेस है बच्चों, मैं मार्क कर लेता हूँ। ये देखो, एक तो ये वाला फेस, जो राइट वर्टिकल दीवार है, और एक है लेफ्ट वाला फेस, जो ये दोनों फेसेस अपोजिट है और एक दूसरे के पैरेलल है। नाउ वीविंग अलोंग द नॉर्मल टू द फेस, अब उस नॉर्मल दिशा को भी मैं दिखा देता हूँ। सो नॉर्मल का डायरेक्शन जो है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों। ये देखो, लुकिंग अलोंग द नॉर्मल, तो ये बेसिकली लुकिंग अलोंग द नॉर्मल, ये नॉर्मल डायरेक्शन है देखो। ठीक है, इस दिशा में व्यू करना है। तो एक बार क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है कि एक बार ऑब्जर्वर ने यहाँ से देखा, जस्ट इस फेस के बाहर से, लुकिंग अलोंग द नॉर्मल। ओके, तो ये स्पॉट उसको थोड़ा सा सिकुड़ते हुए नजर आएगा। मान लेते हैं बच्चों कि जो राइट हैंड साइड वाला फेस है, मान लेते हैं वहाँ से जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो D1 है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसी ऑब्जेक्ट को देखा गया है अपोजिट फेस से स्टूडेंट्स। तो देखो, मान लेते हैं कि इस फेस से जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस मान लेते हैं D2 है। ऑलराइट, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास क्यूब का है 1.5, तो क्या नजर आएगा बताओ? हम कहेंगे फ्रॉम द राइट फेस, फ्रॉम द राइट फेस, फ्रॉम द राइट फेस जो इसे नजर आएगा वो बनेगा D1 और सिकुड़ जाएगा म्यू से, एक्चुअल डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, और यही जो डिस्टेंस है वो आपको बताया गया 4 सेंटीमीटर। अब जो बताया गया कि बच्चों फ्रॉम द लेफ्ट फेस से देखने पर एक्चुअल तो D2 है, अब D2 को म्यू से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको 8 बताया गया है। बट लॉजिकली सोचिए बच्चों, फेस टू फेस का जो डिस्टेंस है वही साइड लेंथ है कि नहीं, तो हम कहेंगे लॉजिकली देखो इन दोनों को एड अप कर देते कि D1 अपॉन म्यू प्लस D2 एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन म्यू, दोनों को ऐड ऑन करोगे तो 8 + 4 मिलेगा। सही है, तो बच्चों यहाँ से आपको D1 + D2 क्या मिल रहा है बताओ? आपको मिल रहा है म्यू टाइम्स टोटल मिला के 12, यानी म्यू का वैल्यू 1.5 × 12 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 18 सेंटीमीटर। और भूलना मत, D1 + D2 जो है वही है साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। तो ये वाला जो प्रोफाइल है ये काफ़ी सुपर हिट है, इसे याद रखिएगा। तो एक्चुअल साइड लेंथ ऑफ द क्यूब इज 18 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो अब एक क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑब्जर्वर रहेगा और 2 अलग मीडियम रहेंगे। 2 ऑब्जर्वर 2 ऑब्जेक्ट, और दोनों लाइवली होने चाहिए। तो जो दूसरे मीडियम में यानी पानी के अंदर रहेगा दैट इज़ फिश, और जो एयर में दैट इज़ बर्ड, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, दोनों ही ऑब्जर्वर बन सकते हैं। तो फिश बर्ड का प्रॉब्लम इसे हम कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया, देखो एट एन इंस्टेंट ए बर्ड एंड ए फिश, एक बर्ड और एक फिश लोकेटेड ऑन ए वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन में है। बर्ड इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द सरफेस एंड द फिश इज ऑल्सो एट ए डेप्थ ऑफ 6 मीटर बिलो द सरफेस। ओके, सो दोनों अलग मीडियम में हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। एक अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो दूसरा ऑब्जर्वर बनेगा। अगर फिश ऑब्जेक्ट है तो बर्ड बनेगा ऑब्जर्वर, अगर बर्ड ऑब्जेक्ट है तो फिश बनेगा ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चों, और एक बात हमेशा ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट का जो भी मीडियम है, ऑब्जेक्ट का जो भी मीडियम है उसका अपना मीडियम का जो विड्थ है वो सेम नजर आएगा। अगर इंटरफेस के बाद जो मीडियम है वो अगर डेंसर है तो सिकुड़ के नजर आएगा,
इंटरफेस के बाद का मीडियम अगर रेयर है तो फैल के नजर आएगा, है कि नहीं बच्चों? रेयर मीडियम एक्सपैंड्स बियॉन्ड द इंटरफेस, इंटरफेस के बाद अगर रेयर मीडियम है तो अंदर से यानी डेंसर मीडियम से आपको फैला हुआ नजर आएगा, और अगर आप रेयर मीडियम पे हो इंटरफेस के बाद डेंसर मीडियम है तो सिकुड़ के नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि दोनों एक्चुअली 6-6 मीटर ऊपर और नीचे है। पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड। तो पहले जो बीट है क्वेश्चन का, पूछा गया कि फिश का डिस्टेंस एज सीन बाय द बर्ड, यानी बर्ड यहाँ पे ऑब्जर्वर है, बर्ड ऑब्जर्वर है तो बर्ड रहेगा किसमें बताओ? एयर में। तो एयर का जो गैप है उससे नजर आएगा, लेकिन जो वाटर का गैप है उससे कुड़ कर नजर आएगा। दूसरा बीट क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस ऑफ द बर्ड, बर्ड का डिस्टेंस बताओ एज सीन बाय द फिश, यानी बर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, फिश बन गया ऑब्जर्वर। चलो हम इसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बस इतना हमें मालूम है कि भाई डेंसर मीडियम सिकुड़ जाता है और रेयर मीडियम फैल जाता है। सिकुड़ने का एक्सटेंट है म्यू और फैलने का एक्सटेंट भी म्यू है, ठीक है। सो यहाँ पर जो बच्चों पेयर ऑफ मीडिया है, सो यहाँ पर जो पहला बीट ऑफ क्वेश्चन है क्या बताओ? डिस्टेंस ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर केस 1 जिसमें भूलना मत, फिश जो है डिस्टेंस ऑफ द फिश, फिश जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पानी के अंदर इनसाइड वाटर है, ऑब्जेक्ट इनसाइड वाटर है, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम में है बच्चों, सही है कि नहीं बताओ? और जो बर्ड है, बर्ड है बच्चों ऑब्जर्वर, एज सीन बाय द बर्ड पूछा गया ना, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? इन एयर, फ्लाइंग इन एयर, तो इसका मीडियम कंपैरेटिवली रेयर है, ठीक है। इंटरफेस से दोनों का एक्चुअल डिस्टेंस 6-6 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको मैं डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया, चलो सरफेस ऑफ वाटर, बढ़िया हुआ बताओ। अब मैं बता रहा हूँ कि ये बच्चों देखो ये हो गया पानी, वाटर, ये हो गया वाटर, ठीक है। फिश और बर्ड दोनों ही सेम वर्टिकल लाइन में है। चलो एक येलो इंक से मैंने एक वर्टिकल लाइन भी मैंने ये सुंदर सा ड्रॉ कर लिया है, ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ कि बर्ड का पोजीशन, चलो मैं बर्ड भी ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो बर्ड है, ये है चिड़िया, ये है बर्ड, ठीक है। अच्छा बना, ये देखो ये बर्ड हो गया। सो बर्ड कहाँ है? और फिश, फिश को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चा लोग। ये देखो फिश है, ये हो गया फिश, सही है। फिश बर्ड प्रॉब्लम, ये देखो ये हो गया फिश। बर्ड को मैं लिख रहा हूँ B और फिश को मैं लिख रहा हूँ F, ठीक है। भूलना मत कि दोनों का जो हाइट है कि बर्ड का एक्चुअल लेवल कहाँ है? 6 मीटर ऊपर। फिश का जो एक्चुअल गहराई है वो भी 6 मीटर है, यानी बच्चों ये दोनों ही 6 मीटर्स हैं। जिसको चलो मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डिस्टेंस ये है 6 मीटर, और जो फिश का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो भी दोनों ही 6 मीटर है। ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। लेकिन हाँ ये है कि एयर मीडियम में है बर्ड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप 1 कहते हो, तो वाटर के अंदर है फिश, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमें मालूम है 4/3, ठीक है, ओके। अब बताओ बर्ड ऑब्जर्वर, तो बच्चों उसको अपना मीडियम यानी एयर मीडियम का जितना भी डिस्टेंस है उसके अपने पोजीशन से वाटर का सरफेस है उतना ही नजर आएगा। लेकिन इसे फिश का इमेज कहाँ नजर आएगा जानते हो? इसे फिश का इमेज नजर आएगा कि फिश थोड़ा सा करीब सरफेस के यानी इंटरफेस के करीब आ गया है, तो फिश का ये इमेज उसे नजर आएगा। तो बच्चों मैं कहूँगा ये जो इमेज का जो कोई इंटरफेस से ये जो डिस्टेंस है ये सिकुड़ के नजर आएगा, है कि नहीं? तो ये वाला जो एस एपरेंट है आप कहोगे एक्चुअल 6 था, डिवाइड बाई 4/3 कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिल रहा है 4.5, सही है। तो अब बर्ड को क्या नजर आएगा? तो बर्ड को नजर आएगा सो डिस्टेंस ऑफ फिश, डिस्टेंस ऑफ फिश, उसे फिश एक्चुअल पोजीशन में नजर नहीं आएगा, उसे नजर आएगा जो वो इमेज है। डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, एज सीन बाय द बर्ड, तो लिखोगे ये डिस्टेंस जो होगा बच्चों अपना मीडियम 6 मीटर है, यानी मैं कहना चाहता हूँ बर्ड जो भाई वाटर सरफेस के ऊपर 6 मीटर ऊपर है वो तो है, प्लस
इंटरफेस पहुंच गया, इंटरफेस के नीचे 4.5 मीटर है बच्चों, तो कुल मिलाकर इसका जवाब होगा 10.5 मीटर। बर्ड को नजर आएगा कि फिश टोटल डिस्टेंस 10.5 मीटर नीचे है और वाटर सरफेस से 4.5 मीटर गहराई पर है। ठीक है, तो दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्या है बताओ। सिमिलरली अब फिश है ऑब्जर्वर, फिश है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है बच्चों वो पानी के अंदर है, वो डेंसर मीडियम में है। ठीक है, और बर्ड जो है, अब बर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बर्ड जो है वो एयर में यानी कंपैरेटिवली रेयर मीडियम में है। तो यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर आप कहोगे पानी का एयर के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना बताइए बच्चों। तो अगेन अब मैं सिचुएशन को ड्रॉ करके फिर से बताना चाहूंगा आपको। अब होगा क्या, देखो बच्चों, ये हो गया वाटर का सरफेस, ठीक है, और फिश को अपना मीडियम का जो भी विड्थ है वो सेम नजर आएगा। तो देखो फिर से ड्रॉ करना चाहता हूँ बच्चों मैं। ये देखो फिश मान के चलो, जैसे मैंने कहा था कि 6 मीटर गहराई पर है, यहाँ पर है फिश। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया मैंने दोबारा फिश को मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब कितनी गहराई पर है, ये दोनों ही वर्टिकल लाइन में है, देखो ये वर्टिकल लाइन में है। ठीक है, और बर्ड, सॉरी वर्टिकल लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर से इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो बच्चों बर्ड जो है वो है कहाँ, बर्ड एक्चुअली तो यहाँ पर है। ये देखो बर्ड मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सही हुआ, ये देखो बर्ड। ठीक है बच्चों लोग, ये देखो बर्ड है। तो दोनों डिस्टेंसेस, ये भी 6 मीटर है और फिश का भी गहराई जो है वाटर सरफेस से वो भी 6 मीटर है। ओके, अब फिश है ऑब्जर्वर, तो बर्ड का जो इमेज उसे नजर आएगा, कहाँ नजर आएगा बताओ। बर्ड का इमेज थोड़ा सा, जैसे कि फिश डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयरर में है, तो बच्चों वो फैल जाएगा डिस्टेंस, यानी जो इमेज नजर आएगा वो थोड़ा सा ऊपर यानी इंटरफेस से उसे दूर नजर आएगा। ये देखो यहाँ पे इमेज नजर आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस उसे नजर आएगा ये है एपरेंट डिस्टेंस। एपरेंट डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस 6 इंटू म्यू यानी 4/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, ये 8 मीटर नजर आएगा। तो फिश को नजर आएगा कि बर्ड सरफेस से 8 मीटर ऊपर है, एक्चुअली तो 6 मीटर है लेकिन वो फैल गया 4/3 एक्सटेंड में। तो अब हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश। तो बच्चों देखो फिश को अपना मीडियम यानी अपने पोजीशन से लेकर यानी पानी के अंदर है वाटर के सरफेस तक 6 मीटर का 6 मीटर नजर आएगा। उसके बाद इंटरफेस के बाद बर्ड तो 6 मीटर ऊपर था लेकिन वो फैल के उसे 8 मीटर नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा 14 मीटर। तो देखो आज हमने बेसिक क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम दी प्लेन सरफेस के और कुछ बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आगे कुछ और हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन।